बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है 15.8 अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अ जनरेटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक जनरेटर वो डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कौन सा होता है? जो इसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है? एसी करंट प्रोड्यूस करता है। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो वक्त के रेगुलर इंटरवल्स के साथ अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है। अब हम ये कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल कहाँ से आ गई? देखें, जनरेटर को मेन इसका जो फंक्शन है वो इसको रोटेट करना है। जब हम इसकी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करते हैं तो उसके रोटेट करने की वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है बाय फैराडे लॉ। तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे ये वर्क करता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसी के ऊपर ये जो है वो बेस करता है। अच्छा, उसके साथ मैकेनिकल एनर्जी, देखें इस कॉइल को रोटेट करना है। वो रोटेट करने के लिए अगर हम पानी अगर फ्लो कर रहा हो उसकी ताकत के ज़रिए से इसको कॉइल को रोटेट करें तब भी पानी की जो है वो फ्लो करते वक्त मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है। और अगर यही जो है वो कहीं पे तेज़ हवाएं चलती हैं, ख़ास तौर पे वो साहिली इलाके जहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा रफ्तार से हवाएं जो है वो चलती रहती हैं, उन जगहों पर हम विंड मिल्स के अंदर जो है इसको टरबाइन को लगा देते हैं। इस कॉइल को हवा इनके साथ आकर टकराती है और उन विंग्स के साथ आपने देखा होगा अक्सर इस तरह के जो है वो टावर जो है वो लगे होते हैं। ये इस ऑलमोस्ट इस तरह के टावर्स आपने देखे होंगे विंड मिल्स जो हैं उनमें हवा आकर टकराती है इनके साथ और इनके साथ टकराने की वजह से इन विंड मिल्स के साथ टकराने की वजह से इनको रोटेट करवाती है। जब ये रोटेट करते हैं इनके अंदर जो है वो टरबाइन होता है, यही कॉइल होती है जिसको हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो जब ये हवा की एनर्जी की वजह से रोटेट करते हैं तो इस वक्त इनकी मैकेनिकल एनर्जी है। अब मैकेनिकल एनर्जी जब ये घूमते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। अब उसमें साथ में जो है वो कह रहा है कि ये फ़र्ज़ करें एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है इसको हमने अटैच किया है। इसका एक एंड जो है वो इस रिंग के साथ अटैच है। इस रिंग को हमने जो है वो स्लिप रिंग कहते हैं हम इनको। ये कार्बन बुशेस के साथ क्या करते रहते हैं? स्लिप करते रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या करते हैं? स्लिप रिंग्स कहते हैं। तो ये रिंग्स हैं और ये रिंग अटैच हैं कार्बन बुश के साथ। यहाँ पर ये कार्बन बुश स्टेशनरी होता है और ये रिंग इसके साथ स्लाइड करते हुए घूमता रहता है कॉइल के रोटेट करने के साथ साथ। और इधर दूसरी साइड पे भी ये है, ये एक दूसरा रिंग है जिसको आर प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। ये रिंग भी एक स्टेशनरी कार्बन बुश के साथ अटैच है और इसके साथ स्लाइड करता रहता है। इस कॉइल में से करंट आता है इस रिंग के अंदर और इधर से ये करंट जो है वो बाहर फ्लो करता है। बाहर कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ करें कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको ये एनर्जी सप्लाई करने के बाद जो है ये दोबारा यहाँ पर आ जाता है। जैसे इस इलेक्ट्रिक बल्ब को जो है वो करंट मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो ये ग्लो करता है और उसके बाद करंट इधर से दोबारा इस कार्बन बुश में आता है और इधर से इस कॉइल के अंदर आता है। करंट अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेट करता रहता है कि अगर एक इंटरवल में ये इस तरफ फ्लो किया है ऐसे, अगले ही इंटरवल में ये बिल्कुल इस तरह एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। इसलिए इस करंट को हम एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता रहे। अच्छा, अब इसमें हमने इस कॉइल को चूँकि रोटेट किया है, अगर हम इसको जो है वो टॉप व्यू से देखें यानी ऊपर से देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहा है।
अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इसकी, ये जो कॉइल हम रोटेट कर रहे हैं ये बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज टॉप व्यू के एतबार से रोटेट कर रही है। इस कॉइल में यहाँ पर ये जो कंडक्टर, अगर सिर्फ इसी कंडक्टर की बात की जाए तो इस कंडक्टर की इस समय इस वक्त में वेलोसिटी इस तरफ है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये आप देख रहे होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे, तो फोर्स किधर लगेगी? डाउनवर्ड। राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करें, अगर ये आपको नज़र आ रहा हो, वेलोसिटी इस साइड पे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, पाम के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगेगी। तो उस फोर्स के लगने की वजह से ये चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर ए साइड से किस तरफ मूव करेंगे? बी साइड की तरफ। ये इस डायरेक्शन में ए से बी की तरफ जो है वो मूव करेंगे, करंट इधर मूव करेगा और जो है हम कहेंगे इस ए बी कंडक्टर के अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ये जो सी डी है इसमें भी ये करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं। इस सी डी साइड में क्या हो रहा है? इस सी डी साइड में इसकी, जब ये कॉइल का ये वाला हिस्सा इस लम्हे अगर इस तरफ जा रहा है तो ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ है, वेलोसिटी आउटवर्ड है। इसको हम रेड कलर से शो कर लेते हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आता है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये वी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमारा थंब और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारी जो है वो फिंगर्स। अगर वेलोसिटी इस तरफ है, इस डायरेक्शन में, इस तरह वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, जो फोर्स है वो इस राइट हैंड के पाम पे लगेगी परपेंडिकुलरली, तो ये फोर्स बिल्कुल आउटवर्ड लग रही है, अपवर्ड लग रही है। तो इस अपवर्ड लगने वाली फोर्स की वजह से जो चार्जेस मूव कर रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। करंट की डायरेक्शन यही है, ये इस तरफ, ये करंट की डायरेक्शन है इस साइड पे। अच्छा, ये जो साइड है सी डी, ये सी डी और डी ए साइड जो है इनके ऊपर इनमें कोई जो है वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही। क्यों ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही? उसकी वजह ये है, मैं यहाँ पर इनको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अगर ये कॉइल आप इस तरह समझें, मैं एक साइड का बता देता हूँ, दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह सिमिलर होगी। ये कॉइल को मैंने यहाँ पर शो किया है। ये ऐसे है, इधर से ये कॉइल कुछ इस तरह है। इस साइड को हमने ए का नाम दिया है, इस साइड को हमने बी का नाम दिया है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो बिल्कुल सेंटर में से पास कर रहा है। ये वो लाइन है जिस लाइन के गिर्द बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इसको थोड़ा स्ट्रेट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जी, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब बॉडी रोटेट करेगी तो ये कॉइल ऐसे पड़ी है, अगर मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा हो तो ये कॉइल ऐसे पड़ी है। ये कॉइल ऐसे रोटेट करती है इस तरह। जब ये इस तरह रोटेट करेगी तो इसकी ये वाली साइड जिसको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये वाली साइड, ये साइड इतनी जो है वो इनवर्ड मूव कर रही है। यहाँ पर ये इतना हिस्सा ये इनवर्ड जा रहा है। अगर ये इनवर्ड जा रहा है तो वेलोसिटी इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर आपको मेरा हाथ नज़र आ रहा हो, और फोर्स लगेगी डाउनवर्ड। तो इस साइड पे लगने वाली फोर्स जो है वो इस तरफ लग रही है, ये इस साइड पे ये फोर्स लग रही है इस तरफ, चार्जेस के ऊपर लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में। ये फोर्स अलोंग द वायर नहीं है, ये अगर इस तरफ लगती तो चार्जेस इस तरफ मूव कर जाते, या अगर इस तरफ लगती तब भी चार्जेस इधर मूव करते। लेकिन ये फोर्स जो है वो इस बी सी साइड के पैरेलल नहीं है बल्कि परपेंडिकुलर लग रही है, इस तरह लग रही है। तो अगर फोर्स अलोंग द कंडक्टर ना लगे तो चार्जेस कंडक्टर के अलोंग मूव नहीं करते, और अगर चार्जेस कंडक्टर के अलोंग मूव ना करें तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। तो ये यहाँ पर हो रहा है कि जो बी सी साइड है इसमें फोर्स अलोंग द कंडक्टर नहीं लग रही, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर लग रही है। और इस डी ए साइड पे भी बिल्कुल सेम केस हो रहा है
तो इसलिए ये बी सी और डी ए साइड्स में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही। जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये वाली जो साइड है, अब ये बी सी साइड ये ऐसे मूव करती है कि इसका ये वाला हिस्सा इनवर्ड मूव कर रहा है, ये हिस्सा इनवर्ड मूव कर रहा है, और ये वाला हिस्सा एट द सेम टाइम जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहा है। यानी इस तरह है, अगर आप देखें मेरा हाथ अगर आपको नज़र आ रहा हो ये वाला हिस्सा, तो अगर ये ऐसे मूव करे तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा इनवर्ड आ रहा है, आधा हिस्सा इनवर्ड आ रहा है और आधा हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा है। या आप उसको अगर मेरे पास यहाँ पर जी, तो अब इसमें जब ये वाला हिस्सा आउटवर्ड आएगा तो पॉजिटिव इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो भी आउटवर्ड होंगे। तो कंडक्टर का मोशन आउटवर्ड है तो चार्जेस की वेलोसिटी भी इस तरफ होगी, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी तो फोर्स लगेगी अपवर्ड। तो यहाँ पर इस साइड पे फोर्स लग रही इस तरफ, ये फोर्स जो लग रही है वो भी कंडक्टर बी सी के अलोंग नहीं लग रही, उसके परपेंडिकुलर लग रही है। तो इसलिए यहाँ पर लगने वाली फोर्स और यहाँ पे लगने वाली फोर्स चार्जेस को कंडक्टर के अंदर मूव नहीं करवा सकती, तो इसलिए बी सी साइड में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। तो डी ए साइड में भी सेम है, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि बी सी साइड और डी ए साइड उनमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही। द नेट कंट्रीब्यूशन टू द ईएमएफ बाय द साइड्स बी सी एंड डी ए इज जीरो because the force acting on the charges inside the BC and DA is not along the wire। तो फोर्स को मैंने राइट हैंड रूल लगाकर बता दिया कि वायर के परपेंडिकुलर तो लगती है लेकिन अलोंग दी वायर नहीं लगती, जिसकी वजह से चार्जेस इसके अंदर मूव नहीं करते। हाँ ये है कि इधर से करंट आता है, इधर से आकर इसी फोर्स की वजह से वो आगे इस पाथ को फॉलो करता हुआ ऐसे इधर से होकर इस तरफ गुजर जाता है। अब टोटल हमारे पास इस कंडक्टर के 4 हिस्से थे, एक था ए बी, दूसरा था बी सी और तीसरा है डी ए और चौथा है तीसरा था सी डी और चौथा है डी ए। अब सारे ईएमएफ्स ये 2 हिस्सों की तो ज़ीरो होगी, तो ये 2 हिस्से जो ए बी और सी डी इनकी ईएमएफ को हमने ऐड कर लिया, तो ईएमएफ बराबर आ गई ए बी प्लस सी डी। तो ए बी की जगह पर वी बी एल साइन थीटा आएगी और सी डी की जगह पर भी वी बी एल साइन थीटा आएगी, क्योंकि इन दोनों साइड्स की लेंथ एल है, दोनों साइड्स की वेलोसिटी वी है और जो दोनों साइड जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई हैं वो बी है, तो इसलिए वी बी एल साइन थीटा एक में, दूसरे वाले में भी वी बी एल साइन थीटा। तो कितने वी बी एल साइन थीटा हो गए? 2 वी बी एल साइन थीटा आ गया। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b। ये एक कॉइल के लिए था। n कॉइल्स के लिए हम यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये n कॉइल्स के लिए आप देख रहे होंगे हमने एडिशनल एक जो है वो वेरिएबल साथ में अटैच किया, उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया, तो 2n वी बी एल साइन थीटा आ गया। v की जगह पर r ओमेगा लिख सकते हैं, v बराबर होता है ओमेगा r के, तो इस v की जगह पर हम ओमेगा r लिख देंगे। तो ये e वैसे ही लिखा और ये 2 वैसे ही, n भी वैसे ही, इस v की जगह पर ओमेगा r लिख दिया, बी एल साइन थीटा आ गया। अब उसके साथ हमने ये जो 2 है, ये 2 और उसके साथ ये r और उसके साथ ये l, ये 3 चीज़ें इकट्ठी करके ब्रैकेट के अंदर लिख दी। बाकी ये n और ओमेगा को शुरू में लिख दिया और b को हमने साथ में लिख दिया साइन थीटा के साथ। अब ये 2RL इस कॉइल का एरिया है। इस कॉइल का एरिया 2RL किस तरह है, इसको यहाँ पर हमने शो किया है, ये देखें, ये बुक ने इधर इसको शो किया, ये एरिया है। इसका ये वाला रेडियस r है, ये इतना रेडियस इसका r है, तो ये वाला भी कितना होगा? ये वाला भी r होगा। तो टोटल इसकी ये जो विड्थ है ये इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कॉइल की विड्थ वो बराबर है 2r। तो 2r इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ l के बराबर है, ये शो की हुई है, लेंथ l है। तो एरिया बराबर किसके आ जाएगा? एरिया बराबर आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो विड्थ है 2r, वो हमने लिखी, और लेंथ को हमने ऐसे लिखा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये एरिया के बराबर है। तो इसलिए हमने इस जगह पर, आप देख रहे होंगे, हमने इस जगह पर एरिया लिख दिया। ये 2RL की जगह पर नेक्स्ट स्टेप में हमने एरिया लिख दिया। अब हमने मेंशन भी कर दिया कि A बराबर है 2RL के, L उस लेंथ, उस कॉइल का लेंथ है एक साइड की और 2R उसकी विड्थ है। उसके साथ हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के, एंगुलर वेलोसिटी वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी।
तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एन ओमेगा ए बी साइन, और थीटा की जगह पर हमने ओमेगा टी लिख दिया। अब ये जो EMF है ये इंस्टेंटेनियस EMF है, हर पल टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, कभी इसकी वैल्यू बढ़ रही है और कभी कम हो रही है। जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती कम होती है, वैसे वैसे जो इंस्टेंटेनियस EMF है उसकी वैल्यू जो है वो भी बढ़ती और कम होती है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और कितने डिग्री पे होती है? 90 डिग्रीज पे। तो हमने कहा कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी तो इस इक्वेशन को E को हम लिखेंगे E नॉट, E को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, फिर E नॉट से शो कर रहे हैं मैक्सिमम के लिए, और ये एन ओमेगा ए बी वैसे ही आ जाएगा। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 और कितने डिग्री पे? 90 डिग्रीज पे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया एन ओमेगा ए बी। गो के ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। ओमेगा और डब्ल्यू तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन याद रखने के लिए हम इसको ऐसे याद रखते हैं, नवाब एन ओमेगा ए बी। ये इसमें सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो अगर हम नवाब का जो वर्ड है वो याद रख लें तो फिर हमें याद रहेगा कि जो पीक EMF है, जो मैक्सिमम EMF है, वो नवाब के बराबर आती है, एन ओमेगा ए बी के बराबर आती है। फिर उसके साथ जो पिछला स्टेप था उसी को हमने थोड़ा चेंज करके लिखा, जहाँ पर यहाँ पर इस जगह पर पहले लिखा होता एन ओमेगा ए बी, उसकी जगह पर हमने E नॉट लिख दिया। तो हमने लिखा E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। फिर ओहम्स लॉ लगाया। ओहम्स लॉ होता है I इज इक्वल टू V ओवर आर, V इज इक्वल टू I, और I इज इक्वल टू V ओवर आर। वोल्टेज की जगह पर हमने EMF लिखा, क्योंकि वोल्टेज और EMF ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो E ओवर R लिख दिया। इस E की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दी। क्या वैल्यू है इसकी? ये यहाँ पे लिखी हुई है, E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमने लिख दिया E नॉट साइन ओमेगा टी ओवर R आ गया। अब E नॉट ओवर, देखें E ओवर R I के बराबर है, और E नॉट ओवर R जो है ये मैक्सिमम करंट के बराबर होगा, मैक्सिमम वोल्टेज। फॉर्मूला ये आएगा I नॉट, ये बराबर है E नॉट डिवाइडेड बाय R के। अगर EMF मैक्सिमम होगी तो करंट भी मैक्सिमम, E के साथ नॉट लगाया तो I के साथ भी नॉट आ जाएगा, तो इसलिए हम कह रहे हैं E नॉट ओवर R, E नॉट ओवर R, इसकी जगह पर I नॉट लिख सकते हैं। फिर अब ये हमारे पास वोल्टेज EMF का फॉर्मूला बन गया, ये करंट का फॉर्मूला बन गया। अगले स्टेप में हम ओमेगा की वैल्यू लिख रहे हैं। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो इस ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? 2 पाई एफ। तो ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ लिख दिया, तो ये E इज इक्वल टू E नॉट साइन 2 पाई एफ टी बन गया, E इक्वल्स टू E नॉट साइन 2 पाई एफ टी। और इधर यहाँ पर भी ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ लिखा, तो ये I बन गया I इक्वल्स टू I नॉट साइन 2 पाई एफ टी, I इक्वल्स टू I नॉट साइन 2 पाई एफ टी। तो ये हमारे पास करंट और जो EMF है उसकी वैल्यूज आ गई। अब करंट कब मैक्सिमम होता है और कब जो है वो मिनिमम होता है, वो यहाँ पर हमने इसको शो किया। हमने कहा कि जब ये कंडक्टर बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ा होगा, यानी इस कंडीशन में पड़ा होगा, फर्ज करें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान कंडक्टर भी बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है, पड़ा नहीं है, मूव कर रहा है। इस लम्हे उसकी इस AB साइड को हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। AB साइड की वेलोसिटी भी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो V और B के दरमियान बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। तो अगर एंगल 0 पुट कर दें यहाँ पर, इस जगह पर अगर हम एंगल 0 पुट करते हैं तो साइन 0 के ऊपर 0 होता है। यहाँ पर इस ओमेगा 2 पाई एफ टी ये सारा एंगल है, अगर इसकी जगह पर 0 लिखें तो साइन 0 पे 0 होता है, 0 I नॉट को मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो हमारे पास इस वक्त करंट भी 0 होगा, तो इसलिए इस जगह पर करंट को 0 लिखा गया। अब उसके बाद ये कॉइल ऐसे थी, घूमकर ऐसे आई, इस लम्हे अब इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ है, क्योंकि कॉइल अंदर की तरफ जा रही है, ये वेलोसिटी इस साइड पे है, ये इनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स हथेली के दाएं हाथ की हथेली के परपेंडिकुलर लगेगी डाउनवर्ड, तो ये फोर्स इधर डाउनवर्ड लगेगी, जिसकी वजह से करंट भी डाउनवर्ड फ्लो करेगा। और चूंकि एंगल इस वक्त 90 डिग्रीज बन रहा है V और B के दरमियान, तो साइन 90 पे 1 होता है, तो I बराबर आ जाएगा I नॉट के। तो ये देखें इस वक्त करंट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आ गया I नॉट, इसको यहाँ पर हम I नॉट से मेंशन करते हैं। फिर उसके अगले स्टेप में ये कॉइल पहले ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर अब ऐसे हो गई, तो अब इस लम्हे
ये V इस तरफ है और B इधर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, साइन 180 बन रहा है, 180 डिग्री थीटा 180 बन रहा है, 180 डिग्री पे साइन 0 होता है। अगर साइन 180 आप चेक करें उसकी वैल्यू 0, वो 0 इस आई नॉट को मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो आई की वैल्यू दोबारा हमारे पास 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद अगले स्टेप में यही वाला हिस्सा जो बैक साइड पे चला गया था ये घूम के दोबारा इस तरफ आएगा। अब इस वक्त इसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ है, अगर वेलोसिटी इस तरफ है जिस तरह मैं शो कर रहा हूँ, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर लगेगी? अपवर्ड। तो ये फोर्स अब अपवर्ड लगेगी, इसलिए करंट की डायरेक्शन किस तरफ हो चुकी है? अपवर्ड हो चुकी है। अल्टरनेट कर लिए करंट ने, करंट पहले ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा था, अब देखें उसी साइड में बी से किस तरफ फ्लो कर रहा है? ए की तरफ। और अगर एंगल बन रहा है 270, तो जब हम 270 या 3π/2 ये दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम 270 डिग्री लिखें तो साइन 270 डिग्री पे -1 होता है, तो आई बराबर आ जाएगा -I0 के। तो ये -I0 हमारे पास नेगेटिव में मैक्सिमम करंट आ गया, ये -I0 ये हमारे पास करंट आ गया। फिर उसके बाद अगले स्टेप में ये दोबारा एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, वही कंडीशन यहाँ पर दोबारा अचीव हो गई है। तो इसलिए V और B आपस में पैरेलल हैं, एंगल 360 या 2π बना, और उस 360 को या 2π को उसके ऊपर साइन 0 हो जाता है, तो करंट भी 0 हो जाएगा। सेम केस वोल्टेज का होगा। तो वो कह रहा है कि ये जो साइकिल है ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज का या EMF का साइकिल भी ऐसे ही बनेगा, और 1 सेकंड में ये करंट f टाइम्स पर सेकंड अपनी डायरेक्शन, f टाइम्स पर सेकंड ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 50 दफ़ा ये अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, रिवर्स करेगा। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है तो 20 दफ़ा। तो पाकिस्तान और इंडिया में यूज़ होने वाली जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर 50 टाइम्स पर सेकेंड अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। और स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर तो एक कॉइल दिखाई गई है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है जनरेटर उसके अंदर एक कॉइल नहीं होती, काफ़ी सारी कॉइल्स होती हैं। उन कॉइल्स की नंबर ऑफ़ टर्न्स को जो है पूरी कॉइल्स की जो असेंबली होती है उसको हम आर्मेचर कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है। उसको हम मूव करवा सकते हैं, पानी के फ्लो की वजह से भी मूव करवा सकते हैं, हवा की वजह से भी, और पानी को गर्म करके उसकी स्टीम बनाकर उस स्टीम के प्रेशर से भी जो है वो हम मूव करवा सकते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। और बाज़ केसेस में ये कॉइल स्टेशनरी होती है, उसके सराउंडिंग में मैग्नेट्स को हम मूव करवाते हैं। जैसे इस कॉइल के अंदर गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें EMF पैदा होती है। जितने टाइम्स आप इस कॉइल की स्पीड को बढ़ाएंगे उतने टाइम्स EMF यानी वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है फिर हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।